डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 8वीं पुस्तक का नाम है हमारे अतीत और पाठ 1 इसका पहला भाग हो चुका है। अब दूसरा भाग है अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट कर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं थी। इतिहास को इन खंडों में बंटने की यह समझ भी पश्चिम से आई थी, पश्चिमिस्ट ब्रिटिश अंग्रेजी समाज से। और पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ही ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी और न यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक क्या होता था, इस बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता, स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना यहाँ पे शासन स्थापित किया। और देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया और अपने सारे खर्चों का निपटाने के लिए हमारे यहाँ से राजस्व वसूलना शुरू किया। राजस्व होता था जो किसानों से कर वसूला जाता था और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों पर ही खेती कराई गई। मतलब जो जिन चीज़ों की यहाँ पे गेहूँ वगैरह जो फसलें हैं, दूसरी नील वगैरह की फसलें यहाँ पे उगाई गई ताकि उनको वो आगे दूसरे देशों में निर्यात कर सके। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर पूरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिकरण कहा जाता है। लेकिन जल्द ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए कि इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित या नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं कि भारतीय इतिहास में पिछले 250 साल पहले इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते थे? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड्स इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिख कर रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी, प्रतिवेदन आदि पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों, पत्रों को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालयों जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों, ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश या सुझाव भी देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकल बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे और खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते थे जिनका सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते थे, यानी कि जिनके हैंडराइटिंग जो है बहुत ही सुंदर होता था। और 19वीं सदी के मध्य में तक छपाई की तकनीक भी फैलने लगी थी कि जो छपने वाला काम था ये शुरू हो गया था और इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयाँ
के दस्तावेज की कई कई प्रतियां बनाई जाती थी। जैसे आप लोग आज फ़ोटोकॉपी करवा लेते हो, ऐसे इनकी कई कई प्रतियां बना लेते थे। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए पहले उसको अच्छी सही ढंग से जानना जरूरी था। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पूरे देश का एक नक्शा तैयार किया गया। बड़े बड़े सर्वेक्षण करवाए गए, गाँवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए और इन सर्वेक्षण में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता और वहाँ पर मिलने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और स्थानीय इतिहासों एवं फसलों के बारे में पता चलता था। और अंग्रेजों की राय थी कि किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों का जानना जरूरी है। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी और जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय इत्यादि के बारे में भी जानकारियाँ इकट्ठी होने लगी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानवीय सर्वेक्षण और वन सर्वेक्षण आदि भी दूसरे सर्वेक्षण किए जाने लगे। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। इनमें हमें यह पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी, बाद में वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हम ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती है हमें कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे उस समय और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। मतलब कि अब इस रिकॉर्ड से ये तो पता लगता है कि जो उस समय अंग्रेज अफसर थे वो क्या चाहते थे, क्या गतिविधियाँ थी, क्या कार्य करना चाहते थे, उनके बारे में तो हमें पता लग गया, लेकिन आम जन क्या चाहते थे उसके बारे में हमारी अभी भी इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं या यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक या पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी और नेताओं और सुधारकों ने भी अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा और कवियों तथा उपन्यासकारों ने भी अपनी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे और इनसे हम यह पता नहीं कर पाते कि जो आदिवासी थे या किसान थे या खादानों में काम करने वाले मजदूर थे या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब लोग थे, उनके अनुभव किस तरह से रहे होंगे, वो किस तरह से की जीवन शैली से गुजरे होंगे, इसके बारे में हम अभी नहीं पता कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको यह बात समझ आने लगेगी कि किस तरह से हमारे यहाँ पे जो है अंग्रेज़ों ने आके अपने वो सत्ता स्थापित की और किस तरह से हमारे जो है यहाँ पे अधिकार किए और हमारे ऊपर शासन किया। धन्यवाद।